गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग। आरजीएस पीवीएस के इस मंच पे मैं सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है और हमारे बीच उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों को आरजीएस पीवीएस की ओर से सहृदय स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच मुख्य अतिथि और सदस्य लोग हैं श्री दीपचंद माथुर जी, जो आरजीएस परिवार के ऑब्जर्वर हैं। साथ ही आचार्य प्रेम भाटिया जी, जो योगी कवि हैं, राइटर भी हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है सर। और अशोक कुमार मलिक जी, जो एक कवि हैं, उनकी माँ की स्मृति श्रीमती विद्यावती जी की स्मृति में हम सभी आरजीएस परिवार के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज वरिष्ठ नागरिकों के सामने जो समस्याएं उपस्थित है, इससे हम सभी रूबरू हैं। जो वरिष्ठ नागरिक परिवार की एक मजबूत खंभे के रूप में जिनको हम देखते हैं, जो परिवार को, समाज को दिशा देने का काम करता है, वो आज क्यों कर उपेक्षित सा महसूस कर रहा है, क्यों अकेलेपन के का शिकार हो जा रहा है। आज हम जानना चाहेंगे आज के हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर दीपचंद माथुर जी से, जो हमारे आरजीएस पीवीएस परिवार के ऑब्जर्वर है, कि सबसे पहले सर सीनियर सिटीजन्स के सामने आज क्या क्या चुनौतियां हैं। दीपचंद माथुर जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है। तो जो एक यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के अवसर पर जो आज ये आरजीएस पीवीएच द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। और ये जो है एक हमारी वीकली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग्स का हिस्सा है। और हमारा मानना है भारत एक परिवार है और हम सब इसके बहुत सदस्य हैं। और आज का जो टॉपिक है वो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर फोकस है, और साथ ही साथ इस बात को भी लेकर है कि जो हमारे यूथ है, जो हमारे यंग वुमेन है, हम सीनियर सिटीजन होने के नाते उन्हें किस प्रकार गाइड कर सकते हैं, हमारा क्या रोल हो सकता है उनको बेहतर दिशा में ले जाने की ओर। तो ये हमारा आज फोकस रहेगा। इस अवसर पर हमारे जो बहुत ही अनुभवी और जीवन में परिपक्व सहभागी हमारे साथ हैं आज, डॉक्टर प्रेम भाटिया जी, के मलिक जी और मुन्नी कुमारी जी स्वयं भी बहुत ही प्रबुद्ध हैं इस दिशा में, और इसके साथ ही साथ हमारे मन्ना जी हैं। तो उन सबके जो लाभ हैं, अनुभव हैं, ज्ञान है, उन सबका हमको लाभ मिलेगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, हम जानते हैं, मगर हम जो है इसके साथ ही साथ पॉजिटिव मीडिया के सदस्य भी हैं। जो पॉजिटिविटी है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, एक हमारे जीवन की आधारभूत फिलॉसफी है। तो हम ये माने कि हम लोग नेग्लेक्टेड हैं या हमें पूछा नहीं जाता, तो ये सार्थक नहीं होगा। ये हमारे फिलॉसफी के अनुसार नहीं है। हमें ये मान के चलना है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 की आयु को पार कर चुके हैं, वे समाज के आदरणीय अंग हैं। और वो जो भी मार्गदर्शन हमारा यंग लोगों का करेंगे वो बहुत सार्थक होगा। तो पहली बात, तो सबसे पहली बात ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने आप में ही एक रोल मॉडल होने चाहिए। एक उनका जो स्वभाव है वो बहुत सौम्य होना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। जीवन के अनुभवों से हमारे अंदर कड़ुवाहट नहीं आनी चाहिए, बल्कि एक मिठास आनी चाहिए कि हम इतने अनुभव लेकर भी एक जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। जब हम खुद पॉजिटिव होंगे तो हम जो यंग लोग हैं, जो हमारे और परिवार के अन्य सदस्य हैं, समाज के सदस्य हैं, जब तो हम उनको पॉजिटिविटी आगे दे पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद पॉजिटिव हों, और हम जो है उसके बाद में हम खुद पॉजिटिव होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम यंग को भी
यंग लोगों को, यंग मैन को, वुमेन को भी पॉजिटिविटी इम्पार्ट कर पाएंगे। तो प्राय ये देखा गया है कि किन्हीं कारणों से, कोई आर्थिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, या कोई स्वास्थ्य के कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका जीवन के प्रति जो एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो हो जाता है, या जो एक सपोर्ट यंग लोगों को देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो खुद इस योग्य नहीं होते कि वो इतना सब कुछ मार्गदर्शन दे सके। तो सबसे पहले दूसरों को सक्षम और अच्छे मार्ग पर ले जाने से पहले हमको उसके लिए स्वयं सक्षम बनना पड़ेगा। ये मेरी सभी जो प्रबुद्ध सीनियर सिटीजन है उनसे निवेदन है, और एक ये बहुत एसेंशियल प्री रिक्विजिट है फॉर गाइडिंग द यूथ ऑन इट्स फ्यूचर पाथ, तो अब हमारे पास इतना अनुभव है, इतना नॉलेज है, हम जब एक कहते ना ऑब्जेक्टिविटी, हम दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं, तो हम बहुत अच्छा है, जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी खट्टे मीठे हमारे जिंदगी में हुआ है, उन सबको समावेश करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें और आगे हम गाइड करें। अब जो यूथ है वो बड़े लोगों की तरफ बहुत उम्मीद से देखती है कि भाई इनसे हमें कुछ गाइडेंस मिले, तो जब हम लोग कैपेबल होंगे जब भी तो वो लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे, जब भी वो लोग हमारा आदर सम्मान करेंगे, जब भी वो हमारी बात सुनेंगे। तो यूथ को जनरली जो बाय नेचर होता है, जो यंग मैन होते हैं, वो थोड़ा सा एक अपने आप में ही एक अपने आप दुनिया में ही बहुत अपने आप को संपन्न मानते हैं कि जी हम सब कुछ जानते हैं, और ये जो बड़े लोग हैं ये आउटडेटेड हो चुके हैं, कुछ जानते नहीं है। तो जब हम इस लायक होंगे जब भी वो लोग हमें मार्गदर्शक के रूप में ग्रहण करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं कहने को, और किस तरह हम गाइड कर सकते हैं यंग लोगों को, हम किस प्रकार उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, इनमें कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, जो हमारे और जो पैनलिस्ट हैं वो सभी अपने अपने जीवन का सार लेकर आए हैं, अनुभव लेकर आए हैं, उनमें बहुत योग्यता है। तो मैं उनसे अब निवेदन करूंगा कि आगे वो फर्दर जो सीनियर सिटीजन है वो अपना जीवन तो उन्नत बनाएंगे ही बनाएंगे, इसके साथ साथ यूथ को फ्यूचर पाथ पे जाने के लिए किस प्रकार गाइड करेंगे। तो मैं अब सभी को आमंत्रित करता हूं उस विषय पे बोलने के लिए। अब मैं मुन्नी कुमारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने एक वरिष्ठ नागरिक होने के फर्ज को परिवार और समाज के लिए जो फ्यूचर लाइटनिंग कैसे मिलती है इस पर फोकस किया। बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रेम भाटिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, और मैं इस मंच से जानना चाहती हूँ कि जीवन के कई पड़ाव को उन्होंने भी देखा है। क्या लगता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से आज के वरिष्ठ लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या उनके बीच में, उनकी समस्याओं के बीच में व्यक्तिगत भावना जो है वो आ रहा है? एक योगी कवि कैसे इन समस्याओं को देखती है और उसके लिए क्या सुझाव देते हैं? आदरणीय प्रेम भाटिया जी, योगी कवि, आपका सादर अभिनंदन और सर। धन्यवाद, धन्यवाद मुनि देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने अपनी 3 पारियां खेल ली। उन्होंने अपनी 3 पारियां खेल रही हैं। बचपन हो गया, जवानी हो गई और व्यसक मैच्योरिटी भी उनकी आ गई। अब उनकी चौथी पारी आनी है। उन्होंने अभी चौथी पारी खेल ली है। तो चौथी पारी में मुझे लगता है कि पहले तो 3 पारियों के लिए हमें सैटिस्फैक्शन है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। हम 3 पारियों के लिए चीयर्स अप कर सकते हैं कि अच्छे से बचपन हो गया, अच्छे से हमारी जवानी बीती और अच्छे से हम अपने मैच्योरिटी पर भी हम ठीक से काम किए। तो उसकी जो मैं समझता हूँ सैटिस्फैक्शन है और अच्छे ढंग से निकलती है चौथी पारी में, जो हमारी ये लास्ट पारी है। तो यदि ऐसा मन में रहता है भाव कि मैंने कुछ ठीक किया है और एक्नॉलेज होता है, तो मैं अगली पारी में भी ठीक से काम कर ही सकता हूँ।
मुझे 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 अच्छा लग सकता है, मुझे अच्छा लगेगा ही। और जहाँ तक सवाल है कि कोई क्या कहता है, कोई कैसा महसूस करता है, डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता ही है। हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, और पर मुझे ये लगता है कि बाहर की दुनिया का असर उसी पर ज़्यादा होता है, जो अपने आप में बेहतर महसूस नहीं कर पाता। उसके लिए मैंने एक शेर लिखा था कि बाहरी दुनिया का ज़्यादा उस पर होता है असर, बाहरी दुनिया का ज़्यादा उस पर होता है असर, अपनी नज़रों में जो उठ पाया ना हो बशर, अपनी नज़रों में जो खुद उठ पाया ना हो बशर। तो जो बशर अपनी नज़रों में खुद नहीं उठ पाता, उसको बाहरी दुनिया की बड़ी चिंता रहती है, बड़ा बड़ा उसका ध्यान रहता है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में सक्षम होना, अपने आप में बेहतर होना, अपने आप में अच्छा महसूस करना, ये पहला आधार है, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने बच्चों को और अच्छा करने के लिए, या कुछ प्रेरणा देने के लिए, या कुछ समाज में काम करने के लिए, या कुछ और अपनी चौथी पारी खेलने के लिए हमें अच्छे से तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा मैं सोचता हूँ। जी सर। तो जितनी अच्छी तैयारी होती है, हम उतनी अच्छे से फिर बैटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और जितनी अच्छी तैयारी नहीं होती है, तो फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन में रहते ही हैं। और उसके बहुत सारे कारण हो ही सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकते हैं, कुछ सामाजिक भी हो सकते हैं, कुछ वित्तीय भी हो सकते हैं, कुछ इमोशनल भी हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी रीज़न्स। पर वो सारे रीज़न्स हम अभी तक उससे रूबरू होते ही आए हैं ना, अभी क्या तकलीफ? अभी क्यों नहीं उससे अच्छे से हम काम कर। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा होने की संभावना है। यदि हम अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं, तो डेफ़िनिटली बहुत अच्छा हो सकता एक प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहती हूँ सर कि क्या ये तकनीक का जो विकास हुआ है, है। क्या बुजुर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या वो एक टूल का काम करता है क्या? हाँ, तकनीक को मिसयूज़ करना या यूज़ करना, ये आदमी पे डिपेंड करता है ना, ये हम पर डिपेंड कर रहा है। क्या हम तकनीक को ठीक यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तकनीक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह यूज़ यूज़ हो रही हो या मिसयूज़ हो रही हो। सो इसको सोचने वाला, समझने वाला विवेकवान पुरुष ही होता है कि मुझे तकनीक को सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। तो यदि उसकी समझ ठीक होती है तो उसका सदुपयोग कर लेता है, समझ ठीक नहीं होती तो दुरुपयोग करता है। पर तकनीक तो कितनी अच्छी है ना कि हम यहाँ पर आप कितना दूर बैठे हैं पटना में, हम यहाँ दिल्ली में हैं, कोई कुछ कहीं है, कोई कहीं है, इवन पूरे देश भर में और क्या विदेशों में क्या, तो जो लोग जुड़ पाएँगे, जो जुड़ पा रहे हैं, वो सब कुछ इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फ़ायदा है यदि हम उसको ठीक से रखते हैं तो। मेरे अंदर यदि समझ है कि मुझे उसको कैसा यूज़ करना है, तो मैं उसका सदुपयोग ही करता हूँ। और यदि मुझे जी। पता नहीं कि इसका दुरुपयोग कैसे होगा और दुरुपयोग क्यों हो रहा है, और तो मैं फिर उसके लिए तो शिकायत बनी रहती है। ऐसा मैं सोचता जब परिवार में सर समय लोग परिवार के लोग नहीं दे पाते हैं, तो वैसी स्थिति में वो देखा जाता है कि कभी-कभी वो तकनीक का सहारा लेकर के वो अपना ज्ञानवर्धन, मनोरंजन ये सब किया करते हैं। हूँ। ठीक है ना, जी सर। हम उनको वो ऐसा नहीं दे पा रहे जो उनको टेक्निक से मिल रहा है या और लोगों से मिल रहा है या और मीडिया से मिल रहा है। शायद उनको हमारी बात का ज़्यादा महत्व नहीं लग रहा, इसलिए वो हमें नकार लेते हैं। इसलिए वो हमसे बात नहीं करना चाहते, ज़्यादा समय अपने उसमें लगाते हैं। ये तो महत्व जानने की बात है ना, कि मान लीजिए मैं अपने माता का, अपने पिता का महत्व जानता हूँ, उनके साथ में बैठना पसंद करता हूँ, उनके प्रति मेरा आदर भाव है, उनके प्रति मेरे मन में जगह है, तो मैं निश्चित रूप से अपना समय निकाल कर के मैं उनसे ज़रूर रूबरू होऊँगा, उनसे बात करता रहूँगा, उनसे पूछता रहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो कितना भी कोई व्यस्त क्यों ना हो जाए और कितने भी टेक्निक का यूज़ करे, मिसयूज़ करे, अलग बात है, लेकिन उसको यदि महत्व मालूम है, उसके दिल में इज़्ज़त है, तो निश्चित रूप से वो ठीक करेगा। अब दिल में भी इज़्ज़त नहीं है तो क्या करेंगे बताइए? क्या कर सकता है? यदि दिल में इज़्ज़त नहीं है, तो क्या करे? तो आदरणीय अशोक मलिक जी, जो थैंक आरजेएस पीबीएस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं और एक कवि भी हैं। मैं एक कवि से और आपकी जो हम सबों की माँ ही हैं, उनकी स्मृति में सबसे पहले सादर नमन करते हैं आरजेएस पीबीएस की ओर से सर।
और एक कवि से ये जानना चाहते हैं कि वो वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्या है, उसको कैसे देखते हैं और उसके लिए क्या सुझाव देते हैं? डॉक्टर मंजू कुमारी जी, एक मिनट, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जी, जी, समझा। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, हम लोग जानना चाहते हैं जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, कि वो जो जो अशोक कुमार मलिक जी की माता श्री थी, श्रीमती विद्यावती मलिक जी, तो मलिक साहब पहले उनके बारे में बताएं, ताकि हम लोग भी उससे प्रेरणा ग्रहण करें। वे 97 वर्ष की वयोवृद्ध आयु उन्होंने पाई, और उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो पहले सबसे ज्यादा मैं पहले मलिक साहब से निवेदन करूंगा कि वे पहले अपनी माताश्री और उनके जो जीवन था और उनकी जो शिक्षाएं हैं हम ग्रहण कर सकते हैं, उनके बारे में बताएं। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much. And in fact, if I should feel emotional at this moment, it can be easily understood. All are devoted to their parents. Some are more inclined to fathers, others to mothers. It so happened that I was very much attached to my mom from the very first. And I'm really feeling gratified that Dr. Munni Kumari has wanted to know a poet's viewpoint upon this very important aspect of human experience, that of aging, and we are discussing all this. And human society is bound together through, good thinking and good emotions, and not merely by gradually transforming it into some kind of mechanical system, which is happening more and more these days. So the problem is a little complex one and not amenable to very simple solutions. कुमारी जी, एक मिनट में आपको रोकूंगा। ये मलिक साहब की आवाज थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ा माइक को पास कर लें और ताकि आवाज क्लियर आ जाए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप अपने माइक का लेवल बढ़ा लीजिए मलिक जी, माइक का लेवल बढ़ा दीजिए, माइक का लेवल जो है ना। जी जी यस। तो मामा ने मुझे शुरू में ही कहा कि आजीविका की तरफ तो जाना है, जैसे कि ये प्रोसीजरल है लाइफ के लिए, ये हमारे सिस्टम में भी घट रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मनुष्य जीवन में है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स इन विच वी हैव बीन बोर्न। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर से जो सिंपल चीजें लगती हैं वो उसमें सारी इतनी सिंपल नहीं होती, उनमें सारी उम्र गुजारनी पड़ती है उसको समझने के लिए। तो ये लेसन मुझे सबसे पहले मिला। और कुछ ऐसे चीजों के बारे में जैसे प्रकृति प्रेम, तो इट इज नाउ इन माय ब्लड, इन द वेरी मैरो ऑफ माय बोन्स, लव ऑफ नेचर एंड लव ऑफ लिटरेचर, लव ऑफ म्यूजिक, नाद ब्रह्म। तो मुझे याद पड़ता है कि शुरू में जब हम लोग शिमला में रहे तो वहाँ का हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो जज्ब किया गया, और पर्टिकुलरली जब मम्मा ने विशेषकर ध्यान आकर्षित किया उन चीजों की ओर, तो छोटी छोटी पक्षियों की ओर, कीट पतंगों की ओर, धरती की जो विविधता है उसका पहला इम्पैक्ट मुझे वहां पर पड़ा, और ये मम्मा ने ध्यान दिलाया। तो क्योंकि
उस उम्र में जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे जीवन को एक दिशा देता है। तो मैं अभी तक भी अर्थ की लाइफ डाइवर्सिटी से अभिभूत हूँ। कभी भी ये मेरी मनोस्थिति जाती नहीं, उससे उत्साह भी बना रहता। मेरी मम्मी में भी बहुत उत्साह था जीवन को लेकर। अनेक प्रकार की शैडोज आती हैं, सनशाइन एंड शैडो तो लाइफ में रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं अनेक प्रकार की। जीवन कभी भी सहज नहीं होता है, बाहरी जीवन भी। लेकिन हमारा उत्साह यूं बना रहा कि हम बड़े क्यूरियस थे इस यूनिवर्स को जानने के लिए, और अब तक वो क्यूरियोसिटी डिमिनिश नहीं हुई है। और बल्कि अब तो मैं ये भी समझता हूँ कि कभी अगर शैथिल्य आता है मन में, तो मैं सोचता हूँ कि इट विल बी अ सिन टू गिव अप माई सेल्फ टू दिस काइंड ऑफ लेथार्जी। तो अभी भी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अभी भी मैं बर्ड वाचिंग के लिए जाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। और मम्मा ने बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका थोड़ा ही सिंपल जीवन बिताने के लिए करो, अपने को क्लटर मत करो लाइफ में, अपने को घेरो मत, अनेक चीजों से मत घेरो, सिंपल लाइफ करो और बी इन कीपिंग विद द टाइम्स। मम्मा ट्रेडिशन में, स्पिरिचुअलिटी में गीता का मुझे मर्म मम्मा ने समझाया, उपनिषदों का मर्म मुझे मम्मा ने सिखाया और समझाया, और अनेक बार और वैज्ञानिक बातों का अनेक बहुत चर्चा की। जैसे अभी तक हम जब उनकी वयोवृद्ध हुए थे तो बिग बैंग कॉन्सेप्ट और स्टेडी स्टेट यूनिवर्स कॉन्सेप्ट, और इवन अभी रिसेंटली जो स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवरीज की हैं ब्लैक होल को लेकर, जिनकी कॉनोटेशंस जो है बिग बैंग तक भी जाती है, और अनेक प्रकार की ध्रुव बातें, वो हम सब डिस्कस करते थे और बड़े उत्साह से करते थे। और एक कारण यूथफुल रहने का मम्मा का, और जो संभवतः भारी रूप से एजिंग हो जाने पर भी जो दिल से यूथफुलनेस है वो अवदान है मम्मा का। मम्मा स्वयं भी ऐसी थी। तो इस तरह से वो रहा, और जो भी वो थी वो हार्दिक थी। वो ऐसा नहीं है कि उनमें जो हमारी अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी सोच है, उसमें जैसे अंतर में है जैसे हम बाहर में हैं। हमें अंदर मन में जो फील होता है बाय एंड लार्ज वो हमारा बाहर भी वैसा ही रहता है। और दूसरे के प्रति वसुधा को कुटुंब समझना, सबको सोचना, ऐसा अक्सर बात करते हैं कि हर फैमिली में जो दुख दर्द और सुख है वो सब तो हमारे जैसे ही लोग हैं। और साइंस में भी ऐसा हुआ कि जेनेटिकली वी आर वन। तो इन चीजों का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और फिर मैंने भी प्रयास किए, और ज्ञान के सागर में मैं लगातार डुबकी लगाता रहता हूँ। और कभी कभी तो लगता है कि मैरियाना ट्रंच तक पहुंचने में मुझे प्रेरणा दी है तो मम्मा ने दी, ज्ञान के मैरियाना ट्रंच में। तो इस तरह से वो मैं चाहता हूं कि जो हमारे सीनियर हैं उनको उनके पास बहुत अनुभव है, और समाज को भी चाहिए, अथॉरिटीज को भी चाहिए, RWAs को भी चाहिए, और हमारे सोशल रिफॉर्मर्स को भी चाहिए कि वो उनको अलग थलग ना रहने दें। उनकी जो अनुभव है, जो डायरेक्शन देने की उनकी क्षमता है, उसकी यूथ को बहुत जरूरत है। क्योंकि यूथ इस समय टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड होकर हमारी हेरिटेज को उतना जज नहीं कर रहा है। अगर हम हेरिटेज से टाइमलेस चीजों को अगर नहीं एब्जॉर्ब करेंगे तो दिशाहीनता आने का बहुत अंदेशा है। पहले के समय में ये लोकलाइज्ड था, आजकल ग्लोबलाइज्ड ह्यूमैनिटी होने के कारण हमारे जो यूथ हैं उनकी दिग्भ्रम होने की जो स्थिति दिखती है, क्योंकि वो उनका दृष्टि फोकस्ड है। दे आर मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड, और स्पेशलाइजेशन जो है एक तरह से रिग्रेसिव स्टेप है फ्रॉम वन एंगल। इट इज वेरी वंडरफुल एंड इट इज इन कीपिंग विद द टाइम्स, इन ग्रैपलिंग विद द challenges being thrown by the process of living. लेकिन from another angle
it is a severe drawback. Specialization means we are regressing towards non-human equality of being robotic. In fact, we are moving towards artificial intelligence. शायद हाथ मिलाएंगे हमारे जो यूथ हैं, आगे आने वाले जो यूथ हैं, हमारी पोस्टेरिटी जो है, वो इतना ज्यादा साइबॉर्ग्स तो बन भी जाएंगे और अल्टीमेटली वो कॉमन धरातल पाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाथ मिलाएंगे, शायद तभी संभव हो पाएगा, मुझे लगता है। लेकिन इस सब के बीच में अगर हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देना, थोड़ा दूरदर्शिता का अभाव आ रहा है इसमें, तो हमारे जो यूथ और आगे आने वाले यूथ हैं, उनको जो टाइमलेस स्ट्रेंथ आ रही है हमारी ह्यूमैनिटी की, हमारे देश में और अन्य देशों से, फिलोसफर से, उसको जज करना होगा। जो कुछ डिस्कार्ड करने की चीज है, बिना मोह के उनको त्याज्य हैं वो चीजें। इनफैक्ट हमारे समाज को क्लटर करने वाली 90% चीजें हैं जो त्याज्य हैं। उससे हम लाइट हो जाएंगे जीवन के सफर में और हम ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। और हमारे जो यंग लोग हैं, उनकी जो दिशाहीनता की स्थिति मैं फील कर रहा हूँ, बहुत करते होंगे कि वो स्पेशलाइज हो रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा उनकी दृष्टि जाती नहीं, दूरदर्शिता नहीं है उनमें ज्यादा बहुत। तो नतीजा क्या है कि उनको ये नहीं पता चलेगा। अगर संकीर्ण दृष्टि होगी तो हम गर्त की ओर तो नहीं बढ़ रहे, और ऐसा साइंसदान भी कहते हैं कि वी मे बी हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। तो हमारे लिए ये बड़ी समस्या है। तो जो सीनियर सिटीजन है, उनको अलग थलग नहीं होने की जरूरत, उनका जो अनुभव है वो यूथ को चाहिए। देयर शुड बी फ्रीक्वेंट मिक्सिंग ऑफ यूथ एंड ओल्ड एज। हम देखते हैं कि RWAs में जो ओल्ड पीपल बेंच पे बैठे रहते हैं, आपस में छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, अपने अवसाद को लेके अपने अवसाद से घिरे रहते हैं। उनके पास कोई किसी को टाइम नहीं है बैठने का उनके पास। लेकिन to be lonely should also be a great quality. If one is curious about why the universe exists, the biggest question before scientists, why all, मेरी मम्मा कहती थी, ये क्यों है यार, ना होता तो क्या होता। मैंने कहा दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फेसिंग साइंस। स्टीफन हॉकिंग ने बार बार कहा है कि जब हम ये समझ जाएंगे कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही क्यों करता, नहीं भी होता, शून्यता रहती, कुछ भी नहीं होता, वो हमारी कल्पना से बाहर है कुछ ना होना। लेकिन अगर नहीं एग्जिस्ट कर, क्यों एग्जिस्ट कर, व्हाट इज द मीनिंग। हालांकि स्पिरिचुअलिटी ने अपने मीनिंग दिए हैं और सीनियर लोगों को वहां से राहत मिलती, कंसोलेशन मिलती है, एक इमॉर्टैलिटी की भावना भी आती है। हाँ, यस यस, दैट इज द पॉइंट। तो हमको चाहिए कि उनके अनुभव जो है यूथ तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। और किस तरह पहुंचे, इस पर हमें बार बार विचार विमर्श करना है। और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी हेल्थ को लेके बहुतों की, क्योंकि अलग स्टेटा के हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी अलग अलग हैं, उनको कार्य करना पड़ता है जबकि उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। ये सब चीजों को हमें बहुत सर्वांगीण एक सॉल्यूशन की ओर बढ़ना होगा। क्योंकि और आगे आगे जो है, बहुत से देशों इंडिविजुअल की बात हो रही है, लेकिन नेशंस हैव एजिड, कुछ नेशन एजिड हो गए हैं, और हमारा नेशन जो है इस समय यूथफुल डिविडेंड है। उसको इस ढंग से भी इस्तेमाल करना है कि आगे जब ये कंट्री एजिड हो जाएगी तो उसको हमको दूरदर्शिता भी दिखाना है, इंडिविजुअल लेवल पर भी। दैट इज द पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, विराट स्वरूप होता है, वो हमारी विरासत भी है। और कहते हैं कि जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते अब ठहराव आया है, सुनहरे पलों को जीने का उम्र का वह पड़ाव आया है। ऑफिस की फाइल पढ़ते पढ़ते अब विराम आया है, यह वक्त पोते पोती दोता दोती के नाम आया है। जब वो घर वापस लौटते हैं तो पोते पोतियों को उंगलियों को पकड़ करके भी अपना समय अच्छे से गुजारते थे। वहां अब देख रहे हैं कि उनके साथ, उनका भी साथ उनको धीरे धीरे मैसर नहीं होता। ये एकल परिवार की वजह से, समय के अभाव की वजह से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो मैं दीपचंद माथुर जी से जानना चाहूंगी कि क्या सर संयुक्त परिवार का विघटन जो हुआ है, क्या कहीं उसकी भूमिका तो नहीं है? कहीं लगता है कि वो संयुक्त परिवार की अहमियत आज भी बरकरार है? अगर
संयुक्त परिवार में किस तरह से वरिष्ठ वृद्धजन लोग अपने आप को खुश रखते थे, कैसे घर में उनकी सलाह-मशवरा को लोग प्रश्रय देते थे। आज वो सब कहीं न कहीं लगता है कि क्षरण हुआ है। आप कैसे देखते हैं सर? और देखिए, जो संयुक्त परिवार पहले होते थे या अभी भी कहीं-कहीं होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। और जो खास तौर पे बच्चों का जो विकास का समय होता है, या बच्चों के लालन-पालन का समय होता है, जो बच्चों की बहुत अर्ली स्टेज होती है, 0 टू 6, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीनियर सिटीजन्स की। उनकी एक देखभाल करने में सीनियर सिटीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब क्योंकि जो बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, बच्चे को लालन-पालन, जो बच्चे को फिजिकली भी देखना होता है कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, वो सब कुछ देखना होता है। तो वो उसमें हमारे जो दादा-दादी, नाना-नानी होते हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो प्यार बच्चों को, अपनापन जो घर के बड़े सदस्य दे सकते हैं, वो शायद अमूल्य है। तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका जो मगर आजकल क्या हो रहा है कि आप कुछ सामाजिक परिवेश समझ लीजिए, कुछ नौकरी की अपरिहार्य कंडीशन समझ लीजिए, या जैसा भी समझ लीजिए, आजकल जो है या माइग्रेशन हो रहा है शहरों की तरफ। जो हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो गाँव में रह जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। आज संयुक्त परिवार की प्रथा कम हो रही है और न्यूक्लियर फैमिलीज की प्रथा बढ़ रही है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज में आप भी देखते होंगे, जो बच्चे होते हैं वो बहुत नेग्लेक्टेड रह जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 2-2 साल से भी छोटे बच्चों को आजकल क्रैशेज में डालना पड़ता है, प्लेवे स्कूल में डालना पड़ता है। तो जो एक जो घर में जो एक जो दादा-दादी, नाना-नानी के जो एक प्यार मिलता है, जो उनका अपब्रिंगिंग में हेल्प होती है, वो नहीं हो पाती है। तो ये तो बस एक में जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, और जो उनका काम चलाऊ तरीके से, या तो हमने घर में मेड रख ली, या हमने कहीं उनको क्रैश में ढुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। मगर ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, उनमें तो यही विकल्प है। तो मेरा तो ये मानना है कि हर परिवार को कोशिश करनी चाहिए कि वो संयुक्त रूप से रहे, चाहे दादा-दादी साथ रहें, नाना-नानी साथ रहें, जो भी बड़े जने साथ रहें, वो बहुत ज़रूरी है। और बच्चों का कदम-कदम पर देखभाल और उनके मार्गदर्शन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। हर परिवार को, जो आज न्यूक्लियर है, वो जॉइंट बनना चाहिए, और हमको उस तरफ दिशा में जॉइंट फैमिलीज़ की तरफ हमारे को बिल्कुल डेफ़िनिटली कदम बढ़ाने चाहिए, जब ही हमारे बच्चों का अच्छा सर्वांगीण विकास हो पाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आदरणीय प्रेम भाटिया जी से मैं एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि किस तरह से प्रावलंबन की जो समस्या है उनके पास स्वास्थ्य को लेकर के, कि उम्र के इस पड़ाव पर जाकर के उनकी दृष्टि और स्वास्थ्य की कई समस्याएं उनके सामने आ जाती है। तो ऐसे में सरकार की और समाज की क्या भूमिका महत्वपूर्ण रखती है? हाँ, मुझे लगता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि उनके स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो बुजुर्ग हैं उनकी अपनी है। हम इसको परिवार का नहीं कह सकते। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक आदमी की खुद की है ना, कि जैसे मैं अपना बिहेवियर कैसा रखता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही मैं अपने स्वास्थ्य को कैसे रखता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है मेरा कि मैं स्वस्थ रहूँ। तो ये मेरे स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे अपनी समझदारी का परिचय देना होगा कि देखिए, मैं अपने आप को ठीक रखता हूँ, अपना ध्यान रखता हूँ। तो मैंने वो शेर सुनाया था ना आपको, कि किसी का ख़याल कितना ख़याल होता है, किसी का ख़याल कितना ख़याल होता है, अपना ख़याल होता है। तो यदि ये बुजुर्ग आदमी नहीं समझ पाता, तो वो बच्चों को कैसे समझाएगा कि उनको भी अपना ख़्याल रखना है। तो मुझे लगता है कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बुजुर्ग की अपनी खुद की है कि मैं अपना ध्यान रखूं, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की है कि परिवार भी एक कॉम्प्लीमेंट्री दे, परिवार भी उनको सपोर्ट करे, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए। इनफैक्ट परिवार बुजुर्गों का ध्यान दे, बुजुर्ग परिवार का ध्यान दे, दोनों मिलकर के बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम हो सकता है।
और मुझे लगता है कि जो आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आरडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, नेचुरली जहाँ पर सोसाइटीज़ रहती हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते हैं, होने भी चाहिए कि जिसमें खेल-कूद हो, आपस में सलाह-मशवरा हो, योगाभ्यास हो या कुछ वर्कआउट हो, ताकि हम सब मिलकर काम करें। मैंने ये देखा कि जो लोग इस सामाजिक कार्य से जुड़ जाते हैं, जो लोग जी। अपने आप को एक रूटीन के अंदर ले आते हैं, जो लोग एक किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, वो उनका स्वास्थ्य कंपैरेटिवली बेटर रहता है। वो थोड़े से अच्छे से रहते हैं जीवन में भी और अपने परिवार के साथ में भी उनके संबंध ठीक रह पाते हैं। यदि हमें कोई काम ना हो और हमें अपने आप को भी ध्यान ना हो, तो हम धीरे-धीरे डाउन हो जाते हैं। हमारी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ एक और हमारा तन खराब होता है, मन भी खराब हो जाता है। उसके बाद तो फिर कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, वो सबको पता है। तो पहली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं समझता हूँ खुद हमारी अपनी है, उसके बाद परिवार का भी सहयोग चाहिए है और उसके बाद समाज का भी सहयोग चाहिए है और सरकार का मुझे लगता है इसमें बहुत कम हाथ है। जो कुछ भी करना है ठीक है, लेकिन जो हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, परिवार से कर सकते हैं, समाज से कर सकते हैं, उसे सरकार को घसीटना मुझे लगता है ठीक नहीं है। सरकार क्या बोलती है कि मिलकर-जुलकर ना रहो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम और हैं जो सरकार को व्यवस्था देखनी चाहिए और हमें अपने कम से कम अपना ध्यान, बच्चों का ध्यान, परिवार का ध्यान, स्वास्थ्य के प्रति सचेत होना और समाज में एक ऐसी जागृति पैदा करना क्योंकि समाज ही तो चुनता है ना सरकार को। यदि ऐसा अच्छा समाज होगा तो अच्छी सरकार को चुनेगा, वो सही सरकार को चुनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नकारात्मकता को दूर करने के लिए सकारात्मकता अनिवार्य है और इसी के लिए आरजीएस पीवीएस मंच है, जहाँ और आरजीएस पीवीएस की ओर से मैं जाते-जाते एक कविता वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में बोलना चाहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों का करें सम्मान, भारतीय संस्कृति का ख्याल करें, खुशियों के संग हम जिए, जीवन को सही ढंग से हम जिए, परिवार का मार्गदर्शक है बुजुर्ग, ज्ञान का भंडार है बुजुर्ग, ज्ञान खुशियाँ घर-घर बरसेगी, जब होगा हमारे संग बुजुर्ग, ना बुजुर्गों का तुम करो अपमान, अकेलेपन का ना एहसास कराओ, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति का ख्याल करें। आदरणीय दीप्चंद माथुर जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ और सुझाव हो। देखिए वरिष्ठ नागरिकों को जैसा और भारतीय जी ने साहित्य की क्या भूमिका है, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। क्या कहा आपने? लोगों के सामने जो समस्याएं हैं, उसमें साहित्य की क्या भूमिका है, जिससे वो इससे निपट सकते हैं? तो एक्चुअली बहुत अच्छी यहाँ बातें हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताई हैं और जैसे भाटी जी ने बताया था कि भाई जब वरिष्ठ नागरिक पहले अपना ख्याल रखेंगे तभी तो वो आगे समाज का या अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। तो पहली बात है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपना ख्याल रखें, अपना जो आर्थिक रूप से संपन्न हो तो इस स्टेज तक सभी लोग होते ही हैं और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जितना अभी जो लोग इतने इसी स्टेज में नहीं आए हैं तो उनको प्रयत्न करना चाहिए कि अपने बुढ़ापे का ध्यान रखकर आर्थिक रूप से सक्षम रहे। जिन लोगों को पेंशन मिलती है कोई बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिलती उनको भी अपना एक रेगुलर इनकम का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि फाइनेंसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो है बहुत अपना सबसे पहली चीज अभी यहाँ सब लोगों ने बताई है कि स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य बहुत जरूरी है कि हम अपना स्वास्थ्य किस प्रकार मेंटेन करें। उसके लिए हम योगा करें या एक्सरसाइज करें या कुछ खेल कूद करें जैसे भी हमारे लिए सुटेबल है और वो रहें, बहुत एक्टिव रहें। पहली बात यह खूब चलें फिरें, मस्त रहें, खुश रहें, एक्टिव रहें और जो यंग लोग हैं सबसे बड़ी बात यह है उनको गाइड करें, सिर्फ उनकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस ना करें। अगर वो आते हैं आपके पास, आपसे आपको कुछ सुझाव देते, आप उनको सुझाव देना चाहे दीजिए, बस उसके बाद रुक जाइए। मगर ये नहीं है कि बार बार ठोकते रहें उस बात को, जब तक वो मान ना जाए तो वो चिढ़ जाएंगे। आपका स्टेटस वो होना चाहिए कि जो बच्चे हैं आपके घर के, आपके परिवार के, आपके समाज के, वो आपकी इज्जत करें कि हाँ भाई ये बुजुर्ग इस लायक है कि ये हम इसकी बात सुने तो हमको लाभ होगा। और अननेसेसरी की नैगिंग करते रहेंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बुजुर्ग में बहुत देखता हूँ
जो बुजुर्ग हैं, जैसा भी बताया था कि जो लोग बाहर के समाज के कामों में व्यस्त रहते हैं वो परिवार में भी खुश रहते हैं। तो हम लोग अपने आप को जो पॉजिटिव काम है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं और उनसे जोड़े रखें, इससे हमारा दिमाग भी ठीक रहेगा, हमारी मेमोरी भी ठीक रहेगी। आज जैसे ही हम देखते हैं किसी को पार्किंसन हो गई, किसी को कुछ और तरह की हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये वो, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते रहते हैं। किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। तो इन सबसे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम जितने भी बुजुर्ग हैं अपने आप को बहुत यूजफुली ऑक्यूपाइड रखें, जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़े रहें, उनके लिए हम काम करते रहें। ये इससे हमारा भला तो होगा ही होगा, दूसरों का भी भला होगा, या मैं कहूँ कि इससे समाज का भला होगा, उससे पहले हमारा अपना भला होगा। यदि और कुछ नहीं तो हम स्वार्थ के लिए अपना और समाज का काम करना चाहिए हमको, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे खुश रहेंगे, हमारा लाइफ का जो प्रति एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आएगा? जब हम लोग स्वस्थ होंगे और हम लोग खुश होंगे और हम एक दूसरे के होता ना आशीर्वाद देने की स्थिति में होंगे कि भाई अब हम बड़े हो गए, भाई अब आप हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, आपको हम आशीर्वाद के रूप में हमारा जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो आप ले लीजिए, तो वो ठीक रहेगा। मगर इंटरफियर करना, नैगिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, और अपना दिल और दिमाग और अपनी जेब, तीनों चीजों को खुला रखिए तो सब प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। जी जी। सर, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव बड़ी स्वागत योग्य है सर। और नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, कभी करी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी। देखना कभी नम ना हो घर के बुजुर्गों की आंखें, छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती हैं। आदरणीय अशोक मलिक जी से जाते जाते, जनरेशन गैप को किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी एक वजह बनती है? शायद थैंक यू डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी। ये बात टाइम सच है कि रफ्तार जैसे मोमेंटम गैदर करता है, जमाने ने मोमेंटम गैदर की है। पहले ऐसा रफ्तार नहीं थी, आजकल रफ्तार इतनी हुई है कि रिवर्सल हो गया। हम यंग लोगों से सीख रहे हैं एक्चुअली, they are far in advance of us actually, and they also don't find any real affinity between aged people and themselves. This is also true to a large extent, and I do agree with what you are saying. जो आपने साहित्य के बारे में बात की थी, मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जब फिजिकल एनर्जी कम होने लगती है बहुत से कारणों से, हमारा जो मेटाबॉलिज्म और हमारे सेल की फंक्शनिंग, हमारे जेनेटिक डिक्रीज उसकी एफिशिएंसी में, और अनेक कॉम्प्लेक्स कारण हैं जो कि टाइम कांस्टेंट में नहीं जा सकते, लेकिन समझने की वो सब जरूरत भी है, क्योंकि हमारी ही एक ही जेनेटिक लैंग्वेज है प्लांट्स और ह्यूमंस में, लेकिन अक्षयवट की बात होती है और बहुत से जो शुरू के जो जीव हैं उनमें पोटेंशियल इमॉर्टैलिटी भी है, और इस समय लेंथन करने का चल रहा है, लेकिन क्वालिटी को देखना है। क्वालिटी आएगी जब हमको कोई फिलोसफिकल डायरेक्शन एब्जॉर्ब करेंगे, हम सोचेंगे ये अलग चीज नहीं, तो उसमें हमको वो साहित्य में क्या है कि इस समय हमारी जो कमजोरी आ रही है, हम ज्यादा कहीं यात्रा नहीं कर सकते कहीं, लेकिन साहित्य हमको ताजगी देता है। हम एकदम किसी कहानी को, किसी उपन्यास को पढ़ते हुए, जी कविता को पढ़ते हुए, कविता तो चरम पर ही है असल में, तो हमारे अंदर रिन्यूअल हो जाता है। तो साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन आजकल तो यंगर जनरेशन तो साहित्य की ओर झुका ही नहीं हुआ है ज्यादातर। ऑफ कोर्स इट इज अ सिंपल जनरलाइजेशन, ऐसे यंग लोग बहुत दिखेंगे दोज हु हैव पैशन फॉर क्लासिकल म्यूजिक और लिटरेचर, लेकिन इन जनरल देखने में आता है कि लिटरेचर की ओर नहीं गए हुए हैं।। はい。 और अब तो बात हो रही है इस समय जो सीनियर लोग हैं, उनका जो
उनमें भी बहुत लोग जो साहित्य से जुड़े हुए हैं वो अपने को ज्यादा अवसाद मुक्त कर पाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो अब फिजिकली तो नहीं दुनिया को पार्टिसिपेट कर सकते, लेकिन साहित्य के जरिए उससे भी रिचर पॉसिबिलिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ। ये मैंने देखा। तो ये जनरेशन गैप को कभी-कभी क्या होता है कि हमको कॉन्शियसली डायरेक्ट करना पड़ता है। We can fill up this gap, and in later years it will vanish. अंत में सर बात करती हूँ, और आपके सुझाव और मार्गदर्शन आरजीएस पीवीएस को मार्ग प्रदर्शन का काम करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्टों को, धन्यवाद।